लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कंचन सिंह के मारे जाने और कुंवर इंद्रजीत सिंह के गायब हो जाने से लश्कर में बड़ी हलचल मच गई। पता लगाने के लिए चारों तरफ जासूस भेजे गए। अय्यार लोग भी इधर उधर फैल गए और फसाद मिटाने के लिए दिलोजान से कोशिश करने लगे। राजा वीरेंद्र सिंह से इजाजत लेकर तेज सिंह भी रवाना हुए और भेष बदलकर रोहतासगढ़ किले के अंदर चले गए। किले के सदर दरवाजे पर पहरे का पूरा इंतजाम था, मगर तेज सिंह की फकीरी सूरत पर किसी ने शक न किया। साधु की सूरत बने हुए तेज सिंह 7 दिन तक रोहतासगढ़ किले के अंदर घूमते रहे। इस बीच में उन्होंने हर एक मोहल्ला, बाजार, गली, रास्ता, देवल, धर्मशाला इत्यादि को अच्छी तरह देख और समझ लिया। कई बार दरबार में भी जाकर राजा दिग्विजय सिंह और उसके दीवान तथा अय्यारों की चाल और बातचीत के ढंग पर ध्यान दिया और ये भी मालूम किया कि राजा दिग्विजय सिंह किस किस को चाहता है, किस किस की खातिर करता है और किस किस को अपना विश्वास पात्र समझता है। इन 7 दिन के बीच में तेज सिंह को कई बार चौबदार और औरत बनने की जरूरत पड़ी और अच्छे अच्छे घरों में घुसकर वहां की कैफियत और हालत को भी देख सुनाए। एक दफे तेज सिंह उस शिवालय में भी गए जिसमें भैरव सिंह और बद्रीनाथ ने अय्यारी की थी, या जहां से कुंवर कल्याण सिंह को पकड़ ले गए थे। तेज सिंह ने उस शिवालय में रहने वाले तथा पुजारियों की अजब हालत देखी। जब से कुंवर कल्याण सिंह गिरफ्तार हुए थे, तब से उन लोगों के दिल में ऐसा डर समा गया था कि वे बात बात में चौंकते और डरते थे। रात में एक पत्ती के खड़कने से भी किसी अय्यार के आने का गुमान होता था। साधु ब्राह्मणों की सूरत से उन्हें घृणा हो गई थी। किसी सन्यासी ब्राह्मण साधु को देखा और चट बोल उठे कि अय्यार है। किसी मजदूर को भी अगर मंदिर के आगे खड़ा पाते तो चट उसे अय्यार समझ लेते और जब तक गर्दन में हाथ दे हाथे के बाहर न कर देते चैन न लेते। इत्तेफाक से आज तेज सिंह भी साधु की सूरत बने शिवालय में जा डटे। पुजारियों ने देखते ही गुल करना शुरू किया कि अय्यार है, धरो पकड़ो, जाने न पाए। बेचारे तेज सिंह बड़ा घबराए और ताज्जुब करने लगे कि इन लोगों को कैसे मालूम हो गया कि हम अय्यार हैं, क्योंकि तेज सिंह को इस बात का गुमान भी न था कि यहाँ के रहने वाले कुत्ते बिल्ली को भी अय्यार समझते हैं। मगर यकायक वहां से भाग निकलना भी मुनासिब न समझकर रुके और बोले, तेज, तुम कैसे जानते हो कि हम अय्यार हैं? एक पुजारी, अजी हम खूब जानते हैं कि सिवाय अय्यार के कोई दूसरा हमारे सामने नहीं आ सकता। अजी तुम ही लोग तो हमारे कुंवर साहब को पकड़ ले गए हो, या कोई दूसरा? बस बस यहां से चले जाओ, नहीं तो कान पकड़ के खा जाएंगे। इत्यादि सुनते ही तेज सिंह समझ गए कि ये लोग बेवकूफ हैं। अगर हमारे अय्यार होने का इन्हें विश्वास होता तो ये लोग चले जाओ कभी न कहते, बल्कि गिरफ्तार करने का उद्योग करते। बस इन्हें भैरव सिंह और बद्रीनाथ डरा गए और कुछ नहीं। तेज सिंह खड़े सोच ही रहे थे कि इतने में एक लंगड़ा भिखमंगा हाथ में ठीकरा लिए लाठी टेकता वहां आ पहुंचा और पुजारी जी की जय जयकार करने लगा। सूरत देखते ही पुजारी चिल्ला उठा और बोला, लो देखो, एक दूसरा अय्यार भी आ पहुंचा। अब की शैतान लंगड़ा बनकर आया है। जानता नहीं कि हम लोग बिना पहचाने नहीं रहेंगे। भाग नहीं तो सिर तोड़ डालूंगा। अब तेज सिंह को पूरा विश्वास हो गया कि ये लोग सिड़ी हो गए हैं। जिसे देखते हैं उसे ही अय्यार समझ लेते हैं। तेज सिंह वहां से लौटे और सोचते हुए खिड़की की राह। रोहतासगढ़ किले की बड़ी 4 दीवारी में चारों तरफ छोटी छोटी बहुत सी खिड़कियां थीं, जिनमें लोहे के मजबूत दरवाजे लगे रहते थे और 2 सिपाही बराबर पहिरा दिया करते थे। फकीर, मोहताज और गरीब रियाया अक्सर उन खिड़कियों, छोटे दरवाजों की राह जंगल में सूखी लकड़ियां चुनने या जंगली फल तोड़ने या जरूरी काम के लिए बाहर जाया करते थे। मगर चिराग जलते हुए ये खिड़कियां बंद कर दी जाती थीं। तेज सिंह वहां से लौटे और सोचते हुए खिड़की की राह दीवार के पार हो जंगल में चले गए कि अब यहाँ के अय्यारों से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कैसे हैं और अय्यारी के फन में कितने तेज हैं। इस किले के अंदर गांजा पिलाने वालों की कई दुकानें थीं, जिन्हें यहाँ वाले अड्डा कहा करते थे। चिराग जलने के बाद ही से गंजेड़ी लोग वहां जमा होते, जिन्हें अड्डे का मालिक गांजा बनाकर पिलाता और उनसे एवज में पैसे वसूल करता। वहां तरह तरह की गप्पे उड़ा करती थी, जिनसे शहर भर के हाल झूठ सच मिला जुला लोगों को मालूम हो जाया करता था। शाम होने के पहले ही तेज सिंह जंगल से लौटे।
लकड़हारों के साथ साथ बैरागी के भेष में किले के अंदर दाखिल हुए और सीधे अड्डे पर चले गए, जहां गंजेड़ी दम पर दम लगाकर धुएं का गुब्बार बांध रहे थे। यहां तेज सिंह का बहुत कुछ काम निकला और उन्हें मालूम हो गया कि महाराज के यहाँ केवल दो अय्यार हैं। एक का नाम रामानंद, दूसरे का नाम गोविंद सिंह है। गोविंद सिंह तो कुंवर कल्याण सिंह को छुड़ाने के लिए चुनार गया हुआ है, बाकी रामानंद यहां मौजूद है। दूसरे दिन तेज सिंह ने दरबार में जाकर रामानंद को अच्छी तरह देख लिया और निश्चय कर लिया कि आज रात को इसी के साथ तैयारी करेंगे, क्योंकि रामानंद का ढांचा तेज सिंह से बहुत कुछ मिलता था और ये भी जाना गया था कि महाराज सबसे ज्यादा रामानंद को मानते हैं और अपना विश्वास पात्र समझते हैं। आधी रात के समय तेज सिंह सन्नाटा देख रामानंद के मकान में कमंद लगाकर चढ़ गए। देखा कि धुर ऊपर वाले बंगले में रामानंद मसहरी के ऊपर पड़ा खर्राटे ले रहा है। दरवाजे पर पर्दे की जगह जाल लटक रहा है, जिसमें छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं। पहले तो तेज सिंह ने उसे एक मामूली पर्दा समझा, मगर ये तो बड़े ही चालाक और होशियार थे। एकाएक पर्दे पर हाथ डालना मुनासिब न समझकर उसे गौर से देखने लगे। जब मालूम हुआ कि नालायक ने इस जालदार पर्दे में बहुत सी घंटियां लटका रखी हैं, तो समझ गए कि ये बड़ा ही बेवकूफ है। समझता है कि इन घंटियों के लटकाने से हम बचे रहेंगे। इस घर में जब कोई पर्दा हटाकर आवेगा तो घंटियों की आवाज से हमारी आंख खुल जाएगी। मगर ये नहीं समझता कि ये यार लोग बुरे होते हैं। तेज सिंह ने अपने बटुए में से कैंची निकाली और बहुत संभल कर पर्दे से एक एक घंटी काटने लगे। थोड़ी ही देर में सब घंटियों को काट के किनारे कर दिया और पर्दा हटाकर अंदर चले गए। रामानंद अभी तक खर्राटे ले रहा था। तेज सिंह ने बेहोशी की दवा उसके नाक के आगे की। हल्का धूरा सांस लेते ही दिमाग में चढ़ गया। रामानंद को एक छींक आई, जिससे मालूम हुआ कि अब इसे घंटों तक होश में न आने देगी। तेज सिंह ने बटुए में से एक अस्त्रा निकालकर रामानंद की दाढ़ी और मूछ मोड़ ली और उसके बाल हिफाजत से अपने बटुए में रखकर उसी रंग की दूसरी दाढ़ी और मूछें उसके लगा दी, जो उन्होंने दिन ही में किले के बाहर जंगल में तैयार की थी। तेज सिंह इतने ही काम के लिए रामानंद के मकान पर गए थे और इसे पूरा कर कमंद के सहारे नीचे उतर आए तथा धर्मशाला की तरफ रवाना हुए। तेज सिंह जब बैरागी साधु के भेष में रोहतासगढ़ किले के अंदर आए थे, तो उन्होंने धर्मशाला के पास एक बैठक वाले मकान में छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली थी और उसी में रहकर अपना काम करते थे। रोहतासगढ़ में एक ही धर्मशाला थी। उस कोठरी का एक दरवाजा सड़क की तरफ था, जिसमें ताला लगाकर उसकी ताली ये अपने पास रखते थे। इसलिए उस कोठरी में आने जाने के लिए उनको दिन और रात एक समान था। रामानंद के मकान में जब तेज सिंह अपना काम करके उतरे, उस वक्त पहर भर रात बाकी थी। धर्मशाला के पास अपनी कोठरी में गए और सवेरा होने के पहले ही अपनी सूरत रामानंद की सी बना और वही दाढ़ी और मूछ जो मूड़ लाए थे दुरुस्त करके खुद लगा कोठरी से बाहर निकले और शहर में गश्त लगाने लगे। सवेरा होते तक राजमहल की तरफ रवाना हुए और इत्तला कराकर महाराज के पास पहुंचे। हम ऊपर लिखाए हैं कि रोहतासगढ़ में रामानंद और गोविंद सिंह केवल दो ही अय्यार थे। इन दोनों के बारे में इतना लिख देना जरूरी है कि इन दोनों में से गोविंद सिंह तो अय्यारी के फन में बहुत ही तेज और होशियार था और वो दिन रात वही काम किया करता था। रामानंद भी अय्यारी का फन अच्छी तरह जानता था, मगर उसे अपनी दाढ़ी और मूछ बहुत प्यारी थी, इसलिए वो अय्यारी के वे ही काम करता था जिसमें दाढ़ी और मूछ मुड़ाने की जरूरत न पड़े, और इसलिए महाराज ने भी उसे दीवान का काम दे रखा था। इसमें भी कोई शक नहीं कि रामानंद बहुत ही खुशदिल, मस्खरा और बुद्धिमान था और उसने अपनी तदबीर से महाराज का दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया था। रामानंद की सूरत बने हुए तेज सिंह महाराज के पास पहुंचे। मामूल से बहुत पहले रामानंद को आते देख महाराज ने समझा कि कोई नई खबर लाया है। महाराज, आज तुम बहुत सवेरे आए, क्या कोई नई खबर है? रामानंद खांसकर, महाराज हमारे यहां कल 3 मेहमान आए हैं। महाराज, कौन कौन? रामानंद, एक तो खांसी जिसने मुझे बहुत ही तंग कर रखा है, दूसरे कुंवर आनंद सिंह, तीसरे उनके 4 अय्यार जो आज ही कल में किशोरी को यहां से निकाल ले जाने का दावा रखते हैं। महाराज हंसकर,
मेहमान तो बड़े नाजुक है, इनकी खातिर का भी कोई इंतजाम किया गया है या नहीं? रामानंद, इसीलिए तो सरकार में आया हूं। कल दरबार में उनके अय्यार मौजूद थे। सबसे पहले किशोरी का बंदोबस्त करना चाहिए। उनकी हिफाजत में किसी तरह की कमी ना होनी चाहिए। महाराज, जहां तक मैं समझता हूं वे लोग किशोरी को तो किसी तरह नहीं ले जा सकते। हाँ, बीरेंद्र सिंह के अय्यारों को जिस तरह भी हो सके गिरफ्तार करना चाहिए। रामानंद, बीरेंद्र सिंह के अय्यार तो अब मेरे पंजे से बच नहीं सकते। वे लोग सूरत बदलकर दरबार में जरूर आएंगे, और ईश्वर चाहे तो आज ही किसी को गिरफ्तार करूंगा। मगर वे लोग बड़े ही धूर्त और चालबाज हैं, प्रायः कैद खाने से भी निकल जाया करते हैं। महाराज, खैर, हमारे तहखाने से निकल जाएंगे तो समझेंगे कि चालाक और धूर्त है। महाराज की इतनी ही बातचीत से तेज सिंह को मालूम हो गया कि यहां कोई तहखाना है जिसमें कैदी लोग रखे जाते हैं। अब उन्हें ये फिक्र हुई कि जहां तक हो सके इस तहखाने का ठीक ठीक हाल मालूम करना चाहिए। ये सोच तेज सिंह ने अपनी लच्छेदार बातचीत में महाराज को ऐसा उलझाया कि मामूली समय से भी आधा घंटे ज्यादा की देर हो गई। ऐसा करने से तेज सिंह का अभिप्राय ये था कि देर होने से असली रामानंद अवश्य महाराज के पास आवेगा और मुझे देख चौंकेगा। उसी समय मैं अपना काम निकाल लूंगा, जिसके लिए उसकी दाढ़ी मूछ लाया हूं। और आखिर तेज सिंह का सोचना ठीक ही निकला। तेज सिंह रामानंद की सूरत में जिस समय महाराज के पास आए थे, उस समय ड्योढ़ी पर जितने सिपाही पहरा दे रहे थे सब बदल गए और दूसरे सिपाही अपनी बारी के अनुसार ड्योढ़ी के पहरे पर मुस्तैद हुए, जो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि रामानंद महाराज से मिलने के लिए महल में गए हैं। ठीक समय पर दरबार लग गया। बड़े बड़े ओहदेदार, नायब दीवान, तहसीलदार, मुंशी, मुत्सद्दी इत्यादि और मुसाहिब लोग दरबार में आकर जमा हो गए। असली रामानंद अपनी दीवान की गद्दी पर आकर बैठ गया, मगर अपनी दाढ़ी की तरफ से बिल्कुल ही बेखबर था। उसे तेज सिंह का मामला कुछ भी मालूम न था, तो भी ये जानने के लिए वो बड़ी ही उलझन में पड़ा हुआ था कि उस दरवाजे के जालीदार पर्दे में की घंटियां किसने काट डाली थी। घर भर के आदमियों से उसने पूछा और पता लगाया, मगर पता न लगा। इससे उसके दिल में शक हुआ कि इस मकान में जरूर कोई अय्यार आया था, मगर उसने आकर क्या किया सो नहीं जाना जाता। हाँ, मेरे इस ख्याल को उसने जरूर मटिया मेट कर दिया कि घंटियां लगे हुए जालदार पर्दे के अंदर मेरे कमरे में चुपके से कोई नहीं आ सकता। उसने बता दिया कि यों आ सकता है। बेशक मेरी भूल थी कि उस पर्दे पर इतना भरोसा रखता था, लेकिन क्या खाली यही बताने के लिए वो अय्यार आया था? इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ रामानंद अपने जरूरी कामों से छुट्टी पा दरबारी कपड़े पहन बन ठन कर दरबार की तरफ रवाना हुआ। बेशक आज उसे कुछ देरी हो गई थी और वो सोच रहा था कि महाराज दरबार में जरूर आ गए होंगे, मगर वहां पहुंचकर उसने गद्दी खाली देखी और पूछने से मालूम हुआ कि अभी तक महाराज के आने की कोई खबर नहीं। रामानंद क्या, सभी दरबारी ताज्जुब कर रहे थे कि आज महाराज को देर क्यों हुई। रामानंद को महाराज बहुत मानते थे, ये उनका मुंह लगा था, इसीलिए सबों ने वहां जाकर हाल मालूम करने के लिए इसको ही कहा। रामानंद खुद भी घबराया हुआ था और महाराज का हाल मालूम किया चाहता था। अस्तु थोड़ी देर बैठकर वहां से रवाना हुआ और ड्योढ़ी पर पहुंचकर इत्तला करवाई। रामानंद रूपी तेज सिंह बैठे महाराज से बातें कर रहे थे कि एक खिदमतगार आया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उसकी सूरत से मालूम होता था कि वो घबराया हुआ है और कुछ कहना चाहता है, मगर आवाज मुंह से नहीं निकलती। तेज सिंह समझ गए कि अब कुछ गुल खिला चाहता है। आखिर खिदमतगार की तरफ देखकर बोले, क्यों, क्या कहना चाहता है? खिदमतगार, मैं ताज्जुब के साथ ये इत्तला करते डरता हूं कि दीवान साहब ड्योढ़ी पर हाजिर है। महाराज, रामानंद? खिदमतगार, जी हां। महाराज तेज सिंह की तरफ देखकर, यह क्या मामला है? तेज सिंह मुस्कुराकर, महाराज बस अब काम निकला ही चाहता है। मैं जो कुछ अर्ज कर चुका हूं वही बात है। कोई अय्यार मेरी सूरत बना आया है और आपको धोखा दिया चाहता है। लीजिए, इस कमबख्त को तो मैं अभी गिरफ्तार करता हूं, फिर देखा जाएगा। सरकार उसे हाजिर होने का हुक्म दे, फिर देखे मैं क्या तमाशा करता हूं। मुझे जरा छिप जाने दे, वो आकर बैठ जाए तो मैं उसका पर्दा खोलूं। महाराज, तुम्हारा कहना ठीक है, बेशक कोई अय्यार है। अच्छा तुम छिप जाओ, मैं उसे बुलाता हूं। तेज सिंह,
बहुत खूब, मैं छिप जाता हूं। मगर ऐसा है कि सरकार उसकी दाढ़ी मूछ पर खूब ध्यान दे। मैं यकायक पर्दे से निकलकर उसकी दाढ़ी उखाड़ लूंगा, क्योंकि नकली दाढ़ी जरा ही सा झटका चाहती है। महाराज हंसकर, अच्छा अच्छा। खिदमतकार की तरफ देखकर, देख उससे और कुछ मत कहियो, केवल हाजिर होने का हुक्म सुना दे। तेज सिंह दूसरे कमरे में जाकर छिप रहे और असली रामानंद धीरे धीरे वहां पहुंचे जहां महाराज विराज रहे थे। रामानंद को ताज्जुब था कि आज महाराज ने देर क्यों लगाई। इससे उसका चेहरा भी कुछ उदास सा हो रहा था। दाढ़ी तो वही थी जो तेज सिंह ने लगा दी थी। तेज सिंह ने दाढ़ी बनाते समय जानबूझकर कुछ फर्क डाल दिया था, जिस पर रामानंद ने तो कुछ ध्यान न दिया, मगर वही फर्क अब महाराज की आंखों में खटकने लगा। जिस निगाह से कोई किसी बहुरूपिये को देखता है, उसी निगाह से बिना कुछ बोले चाले महाराज अपने दीवान साहब को देखने लगे। रामानंद ये देखकर और भी उदास हुआ कि इस समय महाराज की निगाह में अंतर क्यों पड़ गया है। तरद्दुद और ताज्जुब के सबब रामानंद के चेहरे का रंग जैसे जैसे बदलता गया, तैसे तैसे उसके अय्यार होने का शक भी महाराज के दिल में बैठ गया। कई सायत बीतने पर भी ना तो रामानंद ही कुछ पूछ सका और ना महाराज ही ने उसे बैठने का हुक्म दिया। तेज सिंह ने अपने लिए ये मौका बहुत अच्छा समझा। झट बाहर निकल आए और हंसते हुए एक फर्शी सलाम उन्होंने रामानंद को किया। ताज्जुब और डर से रामानंद के चेहरे का रंग उड़ गया और वो एकटक तेज सिंह की तरफ देखने लगा। अय्यारी भी कठिन है। इस फन में सबसे भारी हिस्सा जीवट का है। जो अय्यार जितना डरपोक होगा उतना ही जल्द फंसेगा। तेज सिंह को देखिए, किस जीवट का अय्यार है कि दुश्मन के घर में घुसकर भी जरा नहीं डरता और दिन दोपहर सच्चे को झूठा बना रहा है। ऐसे समय अगर जरा भी उसके चेहरे पर खौफ या तरद्दुद की निशानी आ जाए तो ताज्जुब नहीं कि वो खुद फंस जाए। तेज सिंह ने रामानंद को बात करने की भी मोहलत न दी। हंसकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों वे, क्या महाराज दिग्विजय सिंह के दरबार को तेने ऐसा वैसा समझ रखा है? क्या तू यहां भी अय्यारी से काम निकालना चाहता है? यहां तेरी कारीगरी न लगेगी। देख तेरी गधे किसी मोटाई मैं पिचकाता हूं। तेज सिंह ने फुर्ती से रामानंद की दाढ़ी पर हाथ डाल दिया और महाराज को दिखाकर एक झटका दिया। झटका तो जोर से दिया, मगर इस ढंग से कि महाराज को बहुत हल्का झटका मालूम हो। रामानंद की नकली दाढ़ी अलग हो गई। इस तमाशे ने रामानंद को पागल सा बना दिया। उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगी। ये समझकर कि ये अय्यार मुझ सच्चे को झूठा किया चाहता है, उसे क्रोध चढ़ाया और वो खंजर निकालकर तेज सिंह पर झपटा। पर तेज सिंह वार बचा गए। महाराज को रामानंद पर और भी शक बैठ गया। उन्होंने उठकर रामानंद की कलाई, जिसमें खंजर लिए था, मजबूती से पकड़ ली और एक घूसा उसके मुंह पर दिया। ताकतवर महाराज के हाथ का घूसा खाते ही रामानंद का सिर घूम गया और वो जमीन पर बैठ गया। तेज सिंह ने जेब से बेहोशी की दवा निकाली और जबरदस्ती रामानंद को सूंघा दी। महाराज, क्यों इसे बेहोश कर दिया? तेज सिंह, महाराज गुस्से में आया हुआ और अपने को फंसा जान ये अय्यार ना मालूम कैसी कैसी बेहूदी बातें बकता, इसीलिए इसे बेहोश कर दिया। कैद खाने में ले जाने के बाद फिर देखा जाएगा। महाराज, खैर ये भी अच्छा ही किया। अब मुझसे ताली लो और तहखाने में जाकर इसे दरोगा के सुपुर्द करो। महाराज की बात सुन तेज सिंह घबराए और सोचने लगे कि अब बुरी हुई। महाराज से तहखाने की ताली लेकर कहाँ जाऊं? मैं क्या जानूं तहखाना कहाँ है और दरोगा कौन है? बड़ी मुश्किल हुई। अगर जरा भी ना ही नुकुर करता हूं तो उल्टी आंतें गले पड़ती हैं। आखिर कुछ सोच विचार कर तेज सिंह ने कहा, महाराज भी साथ चले तो ठीक है। महाराज, क्यों? तेज सिंह, दरोगा साहब इस अय्यार को और मुझे देखकर घबराएंगे और उन्हें न जाने क्या क्या शक पैदा हो। ये पाजी अगर होश में आ जाएगा तो जरूर कुछ बात बनावेगा। आप रहेंगे तो दरोगा को किसी तरह का शक न होगा। महाराज हंसकर, अच्छा चलो हम भी चलते हैं। तेज सिंह, हाँ महाराज, फिर मुझे पीठ पर यह भारी लाश लादे ताला खोलने और बंद करने में भी मुश्किल होगी। महाराज ने अपने कलमदान में से ताली निकाली और खिदमतगार से एक लालटेन मंगवाकर साथ ले ली। तेज सिंह ने रामानंद की गठरी बांध पीठ पर ला दी। तेज सिंह को साथ लिए हुए महाराज अपने सोने वाले कमरे में गए और दीवार में जड़ी हुई एक अलमारी का ताला खोला। तेज सिंह ने देखा कि दीवार पोली है और उस जगह से नीचे उतरने का एक रास्ता है। रामानंद की गठरी लिए हुए महाराज के पीछे पीछे तेज सिंह नीचे उतरे। एक दालान में पहुंचने के बाद छोटी सी कोठरी में जाकर दरवाजा खोला और बहुत बड़ी बारहदरी में पहुंचे। तेज सिंह ने देखा कि बारहदरी के बीचों बीच में
छोटी सी गद्दी लगा एक बूढ़ा बैठा कुछ लिख रहा है, जो महाराज को देखते ही उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सामने आया। महाराज, दरोगा साहब, देखिए आज रामानंद ने दुश्मन के एक अय्यार को फांसा है, इसे अपनी हिफाजत में रखिए। तेज सिंह, पीठ से गठरी उतार उसे खोलकर लीजिए, इसे संभालिए, अब आप जानिए। दरोगा ताज्जुब से, क्या ये दीवान साहब की सूरत बनाकर आया था? तेज सिंह, जी हां, इसने मुझी को फजूल समझा। महाराज हंसकर, खैर चलो, अब दरोगा साहब इसका बंदोबस्त कर लेंगे। तेज सिंह, महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं ठहर जाऊं और इस नालायक को होश में लाकर अपने मतलब की बातों का कुछ पता लगाऊं। सरकार को भी अटकने के लिए मैं कहता, परंतु दरबार का समय बिल्कुल निकल जाने और दरबार न करने से रियाया के दिल में तरह तरह के शक पैदा होंगे, और आजकल ऐसा होना न चाहिए। महाराज, तुम ठीक कहते हो। अच्छा, मैं जाता हूं, अपनी ताली साथ लिए जाता हूं और ताला बंद करता जाता हूं। तुम दूसरी राह से दरोगा के साथ आना। दरोगा की तरफ देखकर, आप भी आइएगा और अपना रोजनामचा लेते आइएगा। तेज सिंह को उसी जगह छोड़ महाराज चले गए। रामानंद रूपी तेज सिंह को लिए दरोगा साहब अपनी गद्दी पर आए और अपनी जगह तेज सिंह को बैठा कर आप नीचे बैठे। तेज सिंह ने आधे घंटे तक दरोगा को अपनी बातों में खूब ही उलझाया। इसके बाद ये कहते हुए उठे, अच्छा, अब इस अय्यार को होश में लाकर मालूम करना चाहिए कि ये कौन है। और अय्यार के पास आए, अपनी जेब में हाथ डाल लखलखे की डिबिया खोजने लगे। आखिर बोले, उफ़्फ़ो, लखलखे की डिबिया तो दीवान खाने में ही भूल आए, अब क्या किया जाए? दरोगा, मेरे पास लखलखे की डिबिया है, हुक्म हो तो लाऊं? तेज सिंह, लाइए, मगर आपके लखलखे से ये होश में ना आएगा, क्योंकि जो बेहोशी की दवा इसे दी गई वो मैंने नए ढंग से बनाई है, और उसके लिए लखलखे का नुस्खा भी दूसरा है। खैर लाइए तो सही, शायद काम चल जाए। बहुत अच्छा कहकर दरोगा साहब लखलखा लेने चले गए। इधर निराला पाकर तेज सिंह ने दूसरी डिबिया जेब से निकाली, जिसमें लाल रंग की कोई बुकनी थी। एक चुटकी रामानंद के नाक में सांस के साथ चढ़ा दी और निश्चिंत होकर बैठे। अब सिवा तेज सिंह के दूसरे का बनाया लखलखा उसे कब होश में ला सकता है? हाँ, 2-1 रोज तक पड़े रहने पर वो आप से आप चाहे भले ही होश में आ जाएं। दम भर में दरोगा साहब लखलखे की डिबिया ले आ पहुंचे। तेज सिंह ने कहा, बस आप ही सुंघाइए और देखिए इस लखलखे से कुछ काम निकलता है या नहीं। दरोगा साहब ने लखलखे की डिबिया बेहोश रामानंद के नाक से लगाई, पर क्या असर होना था। लाचार तेज सिंह का मुंह देखने लगे। तेज सिंह, क्यों व्यर्थ मेहनत करते हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं कि लखलखे से काम नहीं चलेगा। चलिए महाराज के पास चले, इसे यूं ही रहने दीजिए। अपना लखलखा लेकर फिर लौटेंगे तो काम चलेगा। दरोगा, जैसी मर्जी, इस लखलखे से तो काम नहीं चलता। दरोगा साहब ने रोजनामचे की किताब बगल में दाबी और तालियों का झब्बा और लालटेन हाथ में लेकर रवाना हुए। एक कोठरी में घुसकर दरोगा साहब ने दूसरा दरवाजा खोला। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नजर आईं। ये दोनों ऊपर चढ़ गए और 2-3 कोठरियों से घुसते हुए एक सुरंग में पहुंचे। दूर तक चले जाने के बाद इनका सिर छत से अड़ा। दरोगा ने एक सुराख में ताली लगाई और खटका दबाया। एक पत्थर का टुकड़ा अलग हो गया और ये दोनों बाहर निकले। यहां तेज सिंह ने अपने को एक कब्रिस्तान में पाया। इस संतति के तीसरे भाग के 14वें बयान में हम इस कब्रिस्तान का हाल लिख चुके हैं। इसी राह से कुंवर आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह उस तहखाने में गए थे। इस समय हम जो हाल लिख रहे हैं वो कुंवर आनंद सिंह के तहखाने में जाने के पहले का है। सिलसिला मिलाने के लिए फिर पीछे की तरफ लौटना पड़ा। तहखाने के हर एक दरवाजे में पहले ताला लगा रहता था, मगर जब से तेज सिंह ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, जिसका हाल आगे चलकर मालूम होगा, तब से ताला लगाना बंद हो गया। केवल खटकों पर ही कार्रवाई रह गई। तेज सिंह ने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखा और मालूम किया कि इस जंगल में जासूसी करते हुए कई दफे आ चुके हैं और इस कब्रिस्तान में भी पहुंच चुके हैं, मगर जानते नहीं थे कि ये कब्रिस्तान क्या है और किस मतलब से बना हुआ है। अब तेज सिंह ने सोच लिया कि हमारा काम चल गया। दरोगा साहब को इसी जगह फंसाना चाहिए, जाने न पावे। तेज सिंह, दरोगा साहब, हकीकत में तुम बड़े ही जूतीखोर हो। दरोगा ताज्जुब से तेज सिंह का मुंह देख के, मैंने क्या कसूर किया है जो आप गाली दे रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तेज सिंह, फिर मेरे सामने घुर्राता है, कान पकड़ के उखाड़ लूंगा। दरोगा, आज तक महाराज ने भी कभी मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं की।
तेज सिंह ने दरोगा को एक लात ऐसी मारी कि बेचारा धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। तेज सिंह उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बेहोशी की दवा जबरदस्ती नाक में ठूंस दी। बेचारा दरोगा बेहोश हो गया। तेज सिंह ने दरोगा की कमर से और अपनी कमर से भी चादर खोली और उसी में दरोगा की गठरी बांध, ताली का गुच्छा और रोजनामची की किताब भी उसी में रख, पीठ पर लाद तेजी के साथ अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए तथा दोपहर दिन चढ़ते चढ़ते राजा बीरेंद्र सिंह के खेमे में जा पहुंचे। पहले तो रामानंद की सूरत देख बीरेंद्र सिंह चौंके, मगर जब बंधे हुए इशारे से तेज सिंह ने अपने को जाहिर किया तो वे बहुत ही खुश हुए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।